हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 21 ऑफ जनवरी टू 25 ऑफ जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। बेसिकली ये करंट अफेयर सीरीज डिजाइन की गई है स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे और पुलिस एग्जाम, या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां पे इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड तीनों को डिस्कस करते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो ये जो क्विक रिवीजन है वो क्या है, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस है। सिंपल सी बात है, रिवीजन करना है हमें प्रीवियस लेक्चर का, यानी किन किन करंट अफेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनकी हेडलाइंस के बारे में जान लेते हैं, उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर की न्यूज। जो फर्स्ट नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो ये थी कि कोल्लम जो जिला है, कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है, ये केरल राज्य की एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, केरल राज्य की एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बन चुकी है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, आप ऐसा बोल सकते हो हिंदी में पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कौन सा है? तो कोल्लम है। ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या होता है ये सब, तो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां से देखिए, आपको सारी चीजें ए टू जेड समझ में आएंगी। तो टोटल हमने जो 7 लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं एक मंथ यानी जनवरी मंथ में, तो उसका ये फिर 6th लेक्चर है और इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि अगला लेक्चर जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो 7 लेक्चर में हमारा जनवरी का लगभग सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और हमें रिकॉल भी रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर की न्यूज की। सेकंड नंबर की न्यूज जो थी वो इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में, प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम क्या है? वो नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान ये किसे दिया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान ये थिरु कुमार नदेशन को दिया गया। थिरु कुमार नदेशन को ये दिया गया है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि थिरु कुमार नदेशन जो है वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और इन्हें रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9th ऑफ जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर की न्यूज। थर्ड नंबर की न्यूज थी विराट कोहली से रिलेटेड। विराट कोहली आप सबके फेवरेट प्लेयर, ये जो है ये 5th हाईएस्ट स्कोरर इन ओडीआई बन चुके हैं। 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि विराट कोहली 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में। इसके अलावा 4th नंबर की न्यूज क्या थी? शुभमन गिल से रिलेटेड। शुभमन गिल काफी चर्चा में रहे हैं ये। तो शुभमन गिल जो कि यंगेस्ट प्लेयर हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी, यानी कि दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी प्रमुख न्यूज थी 4। इसके अलावा हमने क्या देखा था? तो इसके अलावा 5th नंबर की न्यूज की बात करते हैं। तो जो 5th नंबर की न्यूज थी वो रिलेटेड है राजस्थान से। राजस्थान पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, और इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाया है। चलिए बात करते हैं 6 नंबर की न्यूज की। तो 6 नंबर की न्यूज जो थी हमारे पास वो ये है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स रिसेंटली ये इंडेक्सेस लॉन्च हुए या दिए गए। ये जो इंडेक्सेस हैं ये पर्टिकुलर ये ग्लोबल फायर इंडेक्स ये किस पर्पज के लिए जारी किया जाता है? तो ये मोस्ट पावरफुल कंट्री को
की लिस्ट है, मोस्ट पावरफुल कंट्री की एक लिस्ट है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है कौन सी। तो फर्स्ट रैंक मिली है किसे, तो फर्स्ट रैंक मिली है अमेरिका को, अमेरिका को। और सेकंड रैंक मिली है किसे, तो सेकंड रैंक मिली है रशिया को, रशिया को। थर्ड रैंक किसे मिली है, तो थर्ड रैंक मिली है चाइना को, चाइना को। और फोर्थ नंबर न्यू की रैंक मिली है हमारे इंडिया को। तो इंडिया वन ऑफ द फोर्थ नंबर की मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल फायर इंडेक्स रिसेंटली जारी किया गया, ये मोस्ट पावरफुल कंट्री की एक लिस्ट प्रदान करता है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर की मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है अमेरिका, सेकंड नंबर में रशिया, थर्ड चाइना और फोर्थ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने देखा था विदिशा से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। विदिशा एकमात्र ऐसा जिला है, तो फर्स्ट विदिशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदिशा एकमात्र फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 5G यूज केसेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है स्टार्टअप के द्वारा। 5G यूज केसेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है किसके द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्टार्टअप मतलब कि नई नई कंपनियां जो कि स्टार्टअप कर रही हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रही हैं, उसमें 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। कहां पर, तो विदिशा में ये बनाए जाएंगे। सॉरी। चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी 7th नंबर के बाद 8th नंबर की न्यूज की। तो 8th नंबर की न्यूज क्या थी हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बताया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में मैंने कई जिले ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, यानी उन जिलों के प्रमुख उत्पाद मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा, है ना। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, लेकिन एक बार और हम लोग देखने वाले हैं, वो है क्या, वो न्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो रायसेन जिले का प्रमुख प्रोडक्ट कौन सा है, तो रायसेन जिले का प्रमुख प्रोडक्ट था बासमती राइस, बासमती चावल। बासमती चावल अगर आपको खाना है तो कहां जाओगे आप, ऐसे याद रखो, रायसेन। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था मिर्च। ठीक है, तो मिर्च के बारे में देख लेते हैं। तो मिर्च अगर आपको चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की मिर्च चाहिए, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, खरगोन जाना पड़ेगा। अब खरगोन से हमें याद आया, खरगोन के जस्ट बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है खंडवा। खंडवा, ठीक है। तो खंडवा का प्रमुख प्रोडक्ट क्या है, तो खंडवा का प्रमुख प्रोडक्ट है प्याज। अगर प्याज आपको मिल गई तो आपको सब्जी बनाने के लिए आलू भी चाहिए, और आलू के लिए आप कहां जाओगे, आलू स्पेसिफिकली, क्योंकि शुगर फ्री आलू के लिए बहुत फेमस है, तो शुगर फ्री आलू के लिए आप कहां जाओगे, इंदौर जाओगे, इंदौर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ में संतरा, ना सिर्फ संतरा राजगढ़ का प्रमुख प्रोडक्ट है, बल्कि छिंदवाड़ा का भी प्रमुख प्रोडक्ट है, और वहां के संतरे को एक नाम दिया गया है, वो नाम है सतपुड़ा संतरा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शिवपुरी में, तो शिवपुरी किस लिए फेमस है, तो शिवपुरी कपड़े के जैकेट के लिए, या आप सिंपली आप बोल सकते हो जैकेट के लिए फेमस है। ठीक है, यानी ब्लेजर या जैकेट आप जो भी पहनते हो वो कहां से आ रहे हैं, तो शिवपुरी से आ रहे हैं। आपको सिर्फ ऐसा याद रखना है। ठीक है, याद रखने के लिए। इसके अलावा हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मसालों की बात कर रहे हैं, मिर्च, प्याज, आलू। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कहां जाना है, शहडोल जाना है। शहडोल जाकर आप हल्दी लाओगे। अगर आपको चाहिए धनिया भी, तो गुना और नीमच आपको जाना होगा। गुना और नीमच ये किस लिए फेमस है, धनिया के लिए फेमस है। ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। अब छतरपुर का फर्नीचर है, या फिर बैतूल जिले का क्या है, सागौन की लकड़ी। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। आपको प्रीवियस लेक्चर को जाकर ध्यान से देखना है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आपको डिफरेंट तरीके से या किसी भी तरीके से याद हो गई हो, मतलब उनके मेन प्रोडक्ट याद हो गए होंगे, तो आपको जितने भी प्रोडक्ट याद हो, उनमें से अगर आपको 10 याद हैं, तो 10 प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि उससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, और आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो एक बार में कवर हो जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से या हमारी ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में आप बता सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हमें। और अगर आपको 10 डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद है, तो आप एटलीस्ट आपको जितनी याद है उतने के बारे में आप लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीजें काफी टाइम तक याद रहती हैं। इस वजह से आप लिखिए और लिखकर हमें बताइए कि आपको इस वजह से याद हो गई हैं चीजें। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले आज के मेन लेक्चर की या मेन करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट नंबर की जो न्यूज है वो है आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है भारत ओएस या भार ओएस। जो भरोस आपको दिख रहा है, यह है क्या, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इंडियाज इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सोचो कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर या मोबाइल में होता है, पहली बात आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए। इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो ये है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी प्रोग्राम्स का एक समूह है, प्रोग्राम्स का एक समूह है। इसके अलावा इसका क्या काम है, तो इसके अलावा इसका इसका काम है कि ये सभी एक्टिविटीज को ऑल एक्टिविटीज को ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मतलब सभी एक्टिविटीज यानी जितने भी क्रियाकलाप हैं कंप्यूटर के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा। और इसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी आप इसे जानते हो। अगर जिनको ये सारी चीजें नहीं पता हो तो ऐसे लोग जो जिसमें कि जो कि प्रमुख ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रमुख रूप से जिनमें ये कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उनमें ये जो प्रश्न है वहां पर ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, अब हमें यह पता चल गया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम भी करता है। तो सिंपल सी बात, ये टेक्निकलिटी पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिंपल रूप से समझते हैं। चलिए बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सबसे पहले ये जानिए आप। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रमुख रूप से दो तरीके के होते हैं। पहला जो कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा, या कंप्यूटर के लिए बनाया जाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पर्टिकुलरली मोबाइल के लिए बनाया गया। तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। ठीक है, अगर बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंडिया का प्रमुख इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में ही बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या हो गया है, भार ओएस, जो कि आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। और ये किसने डेवलप किया है, तो आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें कि इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एग्जांपल बता दो, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप प्रमुख रूप से जो आप आज आपके मोबाइल में जिस मोबाइल से आप देख रहे होगे ना, उस मोबाइल में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंड्रॉयड। ध्यान रखना है, एंड्रॉयड एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करो, आप बोलोगे सिर्फ एंड्रॉयड ही है क्या, नहीं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पहले भी आए हुए हैं एंड्रॉयड के अलावा, लेकिन सभी मोबाइल में आज के टाइम पर कौन सा चल रहा है, ज्यादातर चल रहा है कौन सा, एंड्रॉयड चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका ब्लैकबेरी, आपने नाम सुना होगा, ब्लैकबेरी एक और एग्जांपल है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था ब्लैकबेरी मोबाइल में, जो कि आता था पर्टिकुलरली बहुत समय तक नहीं रहा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट भी था। ठीक है, तो इस तरह से जो कि सिंपली विंडोज वाले फोन पे आते थे, तो ये वाली विंडो वाले फोन में आए थे, या विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आपने देख लिया। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें तो इसके प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, तो पहला हो गया यूनिक्स। हालांकि ये पहले नंबर का था, तो हम लोग इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा विंडो के बारे में, विंडोज। ठीक है, तो एमएस विंडोज के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपके आज के टाइम पर जो आप लैपटॉप देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, तो उसमें मोस्टली रूप से या प्रमुख रूप से जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, वो कौन सा है, एमएस विंडोज। इसके अलावा एप्पल का मैसिंटोश तो है ही, वो जो सिर्फ एप्पल के मैसिंटोश जो कि सिर्फ एप्पल के लैपटॉप्स में मौजूद होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलरली कौन सा है, मैसिंटोश। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ये प्रमुख रूप से कुछ बातें हैं। अगर मैं बताऊं कि लैपटॉप के लिए एक सेकंड रुकिएगा। लैपटॉप के लिए भारत द्वारा बिल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम क्या है, बॉस, जो कि 2007 में सीडैक पुणे ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, सीडैक पुणे ने इसे डेवलप किया था, बॉस। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखनी है। तो दो चीजें आपको पता चल गई भारत के बारे में। तो भारत के द्वारा कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए बिल्ड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बॉस, जो कि इंडिया में बना था। किसने बनाया था, तो सीडैक पुणे नाम की संस्था ने बनाया था 2007 में। इसके अलावा मोबाइल के लिए अभी तक नहीं बना था, लेकिन मोबाइल के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है, वो कौन सा है, भार ओएस या भरोस आप बोल सकते हो, भरोस।
ठीक है। तो भरोस या भार ओएस या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको कवर की करा दी। अगर आपको ये सारी चीजें ए टू जेड क्लियर हो तो आप इसके बारे में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपके हर टॉपिक अगर क्लियर होते हैं या कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होते हैं तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। इस वजह से आपको कंटिन्यू इसे रिवाइज भी करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो 1 से 2 बार आप वीडियो को ही देख लेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं भरोस के बारे में। हालांकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी, वो है क्या, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। तो इट प्रोवाइड एन एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, यानी पास, और नो डिफॉल्ट एप्स, इट विच मीन्स यूजर्स आर नॉट फोर्स्ड टू यूज एप्स दैट दे मे नॉट बी फेमिलियर विथ और दे मे नॉट ट्रस्ट। सिंपल सी बात है। अब मैं बताता हूं ये क्या कह रहा है या नो डिफॉल्ट एप्स ये होता क्या है, नो डिफॉल्ट एप्स ये होता क्या है। एनडीए सिंपल सी बात है कि आज आपका जो एंड्रॉयड है, जो जिस मोबाइल से आप मुझे देख रहे होगे एंड्रॉयड होगा, ये जो एंड्रॉयड फोन है ना, इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खामी है। वो खामी क्या है मैं बताता हूं आपको। सब जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा व्हाट्सएप जीबी का। ये जो व्हाट्सएप जीबी है या जीबी व्हाट्सएप आप जिसे बोलते हो, ये व्हाट्सएप कंपनी नहीं बनाती है। ध्यान रखना है, ये जो करप्टेड वर्जन है किसका, करप्टेड वर्जन है किसका, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का ये क्या है, करप्टेड वर्जन। जबकि ये कंपनी के द्वारा कहा भी गया है कि आप इस व्हाट्सएप जीबी को इंस्टॉल मत कीजिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। सिंपल सी बात है, लोग करते हैं क्योंकि उनको इसका यूज समझ में आता है। हालांकि यूज इतना है नहीं, लेकिन लोग करते हैं व्हाट्सएप जीबी को, ठीक है। इसके अलावा आपका पबजी हो गया, फ्री फायर, मतलब ऐसे ऐप्स जो कि सपोज इंडिया में बैन कर दिए गए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे डिफॉल्ट या करप्टेड वर्जन उसके आ जाते हैं जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खामी है कि वो करप्टेड जो एप्स होते हैं उन्हें भी इंस्टॉल करने की अनुमति दे देता है। लेकिन जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया इंडिया का भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऐसे सभी करप्टेड वर्जन्स यानी कि डिफॉल्ट एप्स को इंस्टॉल करने से मना कर देता है। इस वजह से इसे कहा गया नो डिफॉल्ट एप्स टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें इस ऑपरेटिंग यानी इंडिया के द्वारा बनाए गए भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे किसी भी डिफॉल्ट एप्स या करप्टेड एप्स को आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज जो है हमारी वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वयनाड से रिलेटेड है। और ये वयनाड जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी केरल की एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। चलिए बात करते हैं वयनाड के बारे में। वयनाड बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल्स। अब ये सिंपल सी बात है कि हर जगह हर राज्य में बहुत तरीके की ट्राइब्स निवास करती हैं, बहुत तरीके की जनजातियां निवास करती हैं। वैसे ही केरल राज्य के जो वयनाड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी कई तरह की जातियां या ट्राइबल्स निवास करते हैं वहां, ठीक है। तो उन सभी ट्राइबल्स को जो कि वयनाड डिस्ट्रिक्ट में है उन्हें बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है एक कैंपेन की मदद से। तो एक कैंपेन चलाया गया और उसमें इन सभी ट्राइबल्स को उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए गए, बनाए गए, है ना, या प्रोवाइड कराए गए। सिंपल सी बात। अब आपको लग रहा होगा ये बार बार बोल रहे हैं बेसिक डॉक्यूमेंट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है क्या? तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार होना चाहिए, आधार कार्ड बनाया गया। इसके अलावा आपका राशन कार्ड बनाया गया। इसके अलावा आपका कार्ड होता है पैन कार्ड। तो ये सभी कार्ड किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो एक कैंपेन चलाकर सभी ट्राइबल्स के क्या कराए जा रहे हैं? ये बेसिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो बेसिक कार्ड हैं इनकी मदद से उनकी एंट्री हो जाती है रिकॉर्ड्स में। इस वजह से ये सारा काम किया जा रहा है। तो वयनाड पूरे भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सभी ट्राइबल्स के सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स को बनाया जा रहा है। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज में ये क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली आधार कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, राशन कार्ड बना रहे हैं या वोटर आईडी बनाएंगे। तो इस तरह के सभी कार्ड बनाए जा रहे हैं, सब बेसिक डॉक्यूमेंट इन सभी ट्राइबल्स के बनाए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात, यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है। एक कैंपेन चलाया गया, वो कैंपेन का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, एबीसीडी कैंपेन जिसे आप कह सकते हो। एबीसीडी कैंपेन चलाया गया। एबीसीडी कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है? अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन कैंपेन। तो एबीसीडी कैंपेन चलाकर ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। वयनाड केरल की एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर ये सारा काम हो रहा है। चलिए बात करते हैं केरल ऐसे किन किन प्लेसेस पर फर्स्ट रैंक रखता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं।
बहुत ही अच्छी न्यूज है। केरल के बारे में ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन हमारा एक रिवीजन हो जाए उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इन पॉइंट्स को रखा गया है। रिसेंटली केरला हैज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्टेट टू एनेबल डिजिटल बैंकिंग सर्विस। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो केरल राज्य है वहां वो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर डिजिटल बैंकिंग सर्विस को इनेबल कर दिया गया है, यानी सारा बैंकिंग का काम जो होता है वो डिजिटली किया जाता है। इसके अलावा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला की है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ऑलरेडी मैंने आज ही के या कल के या प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी आपको ये सारी चीजें बताई हैं। इसके अलावा केरल हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट। ये हमने कवर तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, केरल एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जहां पर पूरे केरल की सारी डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो अक्रॉस द स्टेट बिल्कुल सेम है या यूनिफॉर्म है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, एक बार और बताइए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि केरल की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना, केरल की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो सोने की प्राइस है यानी गोल्ड की जो प्राइस है, गोल्ड ज्वेलरी की जो प्राइस है या गोल्ड की जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। सपोज मान लो आप मध्य प्रदेश के किसी शहर में रह रहे हो, तो मध्य प्रदेश का कोई शहर है, मान लो एक शहर है रीवा, एक शहर है इंदौर और एक शहर है भोपाल। अगर आप रीवा में गोल्ड का रेट पूछने जाओगे तो यहाँ मान लेते हैं 55,000 होगा, तो इंदौर में होगा 56,000, ठीक है, भोपाल में हो गया 54,000, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइजेस हैं गोल्ड के यानी सोने के जो प्राइजेस हैं, एक तोले सोने की का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन केरल पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म प्राइस है, यानी सेम प्राइस है, एक ही प्राइस है पूरे स्टेट के लिए, ठीक है, पूरे राज्य के लिए एक ही प्राइस है। मतलब इंदौर का चाहे कोई भी आप जिला उठा, इंदौर कह रहा हूं सॉरी, केरला का कोई भी ऐसा जिला आप उठा लीजिए, तो हर एक जिले में अगर गोल्ड की प्राइस एक जगह 55,000 है तो वो हर एक जिले में, केरल राज्य के हर एक जिले में आपको गोल्ड की जो है पर्टिकुलरली सेम प्राइस मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं, केरला हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश का जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेज हैं, एकमात्र उसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेज हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही सारी चीज आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो केरल के बारे में आपने देख लिया किन किन जगहों पर इसका प्रमुख स्थान है या बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर रहा है, सभी डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक था वो क्या है, हाशिम आमला ने रिसेंटली अनाउंस किया है ये कि रिटायरमेंट वो ले रहे हैं सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। हाशिम आमला एक साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, सिंपल सी बात, यानी संन्यास ले लिया है। आपने ऐसे सुना होगा संन्यास ले लिया इस पर्टिकुलर क्रिकेटर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया, सुरेश रैना ने संन्यास लिया, वैसे ही हाशिम आमला जो कि साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेटर हैं, बैट्समैन है, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की यानी संन्यास ले लिया है कि सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। अब ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बताता हूं, क्रिकेट में 3 तरीके की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहला गेम जो है वो है आपका टेस्ट क्रिकेट जो कि 5 दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है। इसके अलावा ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल जो कि 50 ओवर का गेम होता है, 50-50 ओवर का गेम होता है। इसके अलावा T20 यानी कि 20-20 ओवर का एक गेम होता है। तो इस तरह से 3 फॉर्मेट होते हैं हमारे क्रिकेट में, और इस क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से हाशिम आमला ने क्या लिया है, संन्यास ले लिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है। अब एक प्रमुख जो आप सभी के फेवरेट होंगे साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, वो कौन है, एबी डिविलियर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा एबीडी के बारे में। चलिए बात करते हैं He became the first and only South African batsman to score triple century in Test cricket। एकमात्र ऐसे साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, यानी कि 300 रन बनाए हैं एक ही मैच में। इसके अलावा हाशिम आमला साउथ अफ्रीका सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स। तो ऐसे लोग जिनको लग रहा होगा ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं उनको ये न्यूज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट शिफ्ट में होते हैं, तो इस वजह से उनमें जो करंट अफेयर्स का रेशियो है ना वो इन सारी चीजों से भी होकर गुजरता है, यानी ऐसे करंट अफेयर्स भी बिल्कुल आते हैं। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी, क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी है ये, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स, तो ह्यूगो लॉरिस जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं और ये फ्रांस के एक प्लेयर हैं और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसके अलावा गैरेथ बाले ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि वेल्स कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सानिया मिर्जा। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं जो कि इंडिया की तरफ से खेलती हैं, और इन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट प्रलय एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सी बात है, ये जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आपको पता होगा, जो लोग पेपर दे रहे होंगे उनको पता होगा कि एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल आते हैं, इस वजह से आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट प्रलय एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट, सिंपल सा प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसमें से, इसी लाइन से प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रलय नाम की एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है किस स्थान पर की गई, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट में की गई या पूर्वोत्तर भारत में की जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चीन के साथ गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में 1 से 5 फरवरी तक बड़ा अभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास को प्रलय नाम दिया गया है। तो ये एक युद्धाभ्यास है, यानी युद्ध का अभ्यास है, प्रैक्टिस आप जिसको बोलते हो, वो पर्टिकुलरली किया जाएगा और उसका नाम क्या दिया गया है, प्रलय। और ये कहाँ की जाएगी, तो इंडिया के पूर्वोत्तर भारत में, यानी पूर्वोत्तर भारत या फिर नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, वहां पर ये की जाने वाली है। ठीक है, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जो हमारा उत्तर है वो कहां पर है, यानी नॉर्थ आपका कहां पे है, ऊपर हमेशा लेना है आपको। इसके अलावा ईस्ट ये हो गया आपका, जिसे आप पूर्व भी बोलते हो। ये वेस्ट हो गया, यानी आप जिसे पश्चिम बोलते हो, पश्चिम। इसके अलावा आपका ये साउथ हुआ, जिसे आप दक्षिण के नाम से जानते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट मतलब इस ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। ठीक है, या उत्तर पूर्वी कहलाएगी। तो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली आपको जो आपका इंडिया है वहां पर अरुणाचल प्रदेश है ना, इस तरह के जो प्रमुख राज्य हैं, तो वहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एक रिपोर्ट जारी की गई और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी की गई है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उसमें यह कहा गया कि जो इंडिया है वो आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा इंडिया है वो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में निवास करती है, किस देश में निवास करती है, तो वो है हमारा इंडिया। अब आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड थी चाइना। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये इसके कुछ खामियाजे भी हैं या कुछ नुकसान भी है इसका, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग को जो मेन टॉपिक है उस पर हमें बात करनी है, तो वो है कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि चाइना इसके पहले मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड था, और उसे पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने उसे सरपास किया है। और आज के टाइम पर इंडिया जो है वो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये किसकी रिपोर्ट में बताया गया, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में बताया गया है। एज पर WPR यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा ये कहा गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो चुकी है, 2022 के एंड तक 141.7 करोड़ पीछे छोड़ा है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। चलिए बात करते हैं हमारे अगली चीज की। तो इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि इंडिया ऐसे किन किन क्षेत्रों में अपनी प्रमुख पहचान रखता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी से पढ़ते हैं। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यानी फूड प्रोडक्शन या खाद्य उत्पादन में भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा चावल, गेहूं और चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी जो हमारे यहाँ पर राइस हो रहा है, गेहूं हो रहा है, ठीक है, व्हीट और चीनी यानी शुगर का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, सेकंड रैंक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बोल दिया जाए खाद्य तेलों का भी यह प्रमुख आयातक होने के अलावा भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा चीनी खा रहे हैं, सबसे ज्यादा। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, यानी जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो चीनी का कंजम्पशन है या शुगर जिसे आप शक्कर जानते हो, है ना, तो शक्कर का जो कंजम्पशन है लोग सबसे ज्यादा करते हैं पूरे वर्ल्ड में। कहाँ, इंडिया में। तो इस वजह से ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर भी है। अगर बात करें कच्चे तेल की खरीद के लिए, तो कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है भारत। स्टील और सोने का भी दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर यानी शक्कर का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वैसे ही स्टील और सोने के कंजम्पशन में, स्टील और सोना यानी कि स्टील और गोल्ड के कंजम्पशन में भारत की रैंक क्या है, सेकंड है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हो सकता है एग्जाम में इतना ना आए, नहीं आती हैं जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी दो चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो है ये वाली लाइन यानी फर्स्ट पॉइंट का ये वाला लाइन, इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट, इसके अलावा ये जो लास्ट लाइन है, ये दो लाइन आपको याद रखनी है।
चलिए बात करते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये जो नेशनल वोटर्स डे है या राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये जो दिवस है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ये मनाया जाता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब जैसे ही आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद आता होगा, वैसे ही आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी याद आ रहा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे भारत का ये प्रमुख आयोग इलेक्शन कमीशन जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, इसने नेशनल वोटर्स डे पर एक थीम को लॉन्च किया 2023 के लिए। इस थीम का नाम क्या है, वो थीम क्या है? तो थीम का नाम या थीम आपको याद रखनी है, वो है नथिंग लाइक वोटिंग। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हिंदी में बात करें, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये प्रमुख थीम रही है नेशनल वोटर्स डे 2023 की। नेशनल वोटर्स डे 2023 की ये प्रमुख थीम रही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल वोटर्स डे कब से मनाया जा रहा है, इसके पहले मतलब हमेशा एंशिएंट टाइम से नहीं मनाते हुए आ रहे हैं, या आजादी के बाद से भी हम लोग ये सब नहीं मना रहे थे, लेकिन 2011 से इसे प्रत्येक साल मनाया जा रहा है। तो 25 जनवरी को 2011 से लगातार नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यह 13 नंबर का संस्करण है, जिसकी थीम क्या रही है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी स्थापना कब हुई। इसके अलावा मुख्य आयुक्त के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजीव कुमार है। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें करा दी हैं, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा अदर मेंबर्स या अदर आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसके अलावा क्या है आपको याद रख सकते हैं? तो प्रमुख समितियां या कमिटीज आप ध्यान रख सकते हैं कि चुनाव में रिसेंटली या समय समय पर कई सुधार किए जाते हैं, कई तरीके के सुधार किया इंप्रूवमेंट किया जाता है, क्योंकि कई बार वोटिंग मशीन को लेकर बहुत विवाद हुआ है। इस वजह से टाइम टू टाइम क्या होता है, प्रमुख रूप से समितियों का गठन किया जाता है और उनके द्वारा कुछ नए चेंजेस किए जाते हैं इलेक्शंस में, कि इलेक्शंस की प्रोसेस क्या होगी, इस बार क्या होगी, अगली बार क्या होगी, इसके बारे में ये प्रमुख समितियां डिस्कशन करती हैं। तो उन समितियों के नाम आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली समिति आपकी कौन सी थी? के संथानम कमेटी। और उसके अलावा तारकुंडे समिति। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न समितियों से रिलेटेड आएगा और आपको ये समितियों के बारे में दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख इनमें से कौन सी प्रमुख समिति है, आपको उसके बारे में बताना होगा। और कई तरीके, क्योंकि अलग अलग समितियां हैं हर एक चीजों से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, इस वजह से आपको ध्यान रखना है चुनाव सुधार से रिलेटेड प्रमुख समितियों के बारे में या कमिटीज के बारे में। के संथानम कमेटी, तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी और तनखा कमेटी, ये सारी कमिटीज जो हैं ये चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश हैज चेंज द नेम ऑफ स्टेट लैंड रिफॉर्म कमीशन टू व्हाट? मध्य प्रदेश ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है स्टेट लैंड ट्रिब्यूनल बोर्ड। एज इट इज प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने राज्य भूमि सुधार आयोग यानी कि स्टेट लैंड रिफॉर्म कमीशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नया नाम है आपका स्टेट लैंड ट्रिब्यूनल बोर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच टेंपल ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड बेस्ट मेंटेन एंड दिव्यांग फ्रेंडली मॉन्यूमेंट कैटेगरी अवार्ड? यानी मध्य प्रदेश के किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षण और दिव्यांग हितैषी स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो प्रमुख टेंपल है, ये टेंपल इसी के बारे में है। हालांकि आप इमेज देखकर आप पहचान गए होंगे जिसने भी विजिट किया है यहाँ पर। तो ये जो टेंपल है ये दिव्यांगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाया गया है। वहां पर दिव्यांग प्रमुख रूप से वहां जाकर काफी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, है ना। पूरी तरह से दिव्यांग फ्रेंडली है, आप ऐसा बोल सकते हो। इस वजह से इसे एक बेस्ट मेंटेन एंड दिव्यांग फ्रेंडली मॉन्यूमेंट कैटेगरी अवार्ड दिया गया है। वो किस टेंपल को दिया गया है? तो ये भोजपुर टेंपल को दिया गया है। अब प्रश्न इसमें एक प्रश्न तो ऑलरेडी ये बन गया जो कि आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भोजपुर टेंपल कहाँ लोकेट करता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है रायसेन जिले में है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो भोजपुर टेंपल, रायसेन। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक प्रमुख क्वेश्चन है, वर्ल्ड न्यूज से रिलेटेड। वर्ल्ड न्यूज का एक क्वेश्चन है, क्रिस हिप्किंस बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो क्रिस हिप्किंस जो हैं ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ये प्रमुख प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं या नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्रिस हिप्किंस। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे? तो क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है इसके बारे में आप बेसिकली थोड़ा सा जान लीजिए। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो कौन सी है? न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आपको न्यूजीलैंड दिखाते हैं कहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। ये जो वर्ल्ड मैप है ये जो पूरा आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से,
जो भी कलर आप देख रहे हो पा रहे हो, तो ये है आपका एशिया, यहाँ पर है आपका यूरोप, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपको दिख रहा है ये है साउथ अमेरिका, ये पूरा जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये है अफ्रीका। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिया एशिया में दिख जाएगा, इंडिया। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आपका आइलैंड समूह है ये है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और यहीं के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो क्रिस हिपकिंस, 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 न्यूजीलैंड। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो कैपिटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वेलिंगटन। यहाँ की प्रमुख करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो है 51.2 लाख। बात करते हैं अगले चीज की। तो अगली चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन मंदिर का नई तरीके से निर्माण किया गया या कुछ मंदिर को नए तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का यूज किया गया, इस वजह से ये न्यूज में रही हैं। और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रमुख मंदिर की। तो राम राजा मंदिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए राम राजा मंदिर कहाँ है, तो आप सिंपल सी बात, आपको जो की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर नहीं पता है तो राम राजा मंदिर है ओरछा में, ओरछा जिले में ये एक मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा राम राजा मंदिर ओरछा का बनेगा नव्य भव्य और दिव्य दरबार, और इसे राम राजा लोक के नाम से जाना जाएगा। तो राम राजा मंदिर जैसा कि आपको पता होगा महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर को ही आप नया नाम दिया गया महाकाल लोक, महाकाल लोक, ठीक है। ये कहाँ है? महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में है, उज्जैन में है। वैसे ही राम राजा लोक कहां पर है होगा? तो ओरछा में बनने वाला है। तो राम राजा लोक ओरछा में। इसके अलावा वनवासी राम का लोक, वनवासी राम का लोक कहां होगा? तो वनवासी राम का लोक होगा आपका चित्रकूट में। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि राम राजा लोक ओरछा, इसके अलावा वनवासी राम का लोक, क्योंकि चित्रकूट में कई समय तक भगवान राम वहां रहे थे अपने वनवास के दौरान, इस वजह से उसे वनवासी राम का लोक कहा जाएगा। चित्रकूट में एक भव्य मंदिर बनने वाला है और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है वनवासी राम का लोक। चलिए बात करते हैं अगले टेंपल की। तो हमारा जो अगला टेंपल है वो है सूर्य मंदिर, या आप जिसे बोलते हो सन टेंपल। अब आपने एक सन टेंपल सुना होगा जिसका नाम है कोणार्क, कोणार्क सन टेंपल, जो कि कहाँ है? कोणार्क सन टेंपल जो कि उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का जो सन टेंपल है वो कहाँ है? तो वह है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में बनाया गया रिसेंटली डेवलप्ड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ये उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर बनाया गया है ये मंदिर, और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है ये सन टेंपल, बहुत ही जबरदस्त है। इसके आसपास का जो वातावरण है वहां पर सुंदर उद्यान और पवित्र स्थल इसके प्रमुख आकर्षण है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया ये टेंपल है। अगर आप ग्वालियर जिले में है या उसके आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़े दिनों में ही ये स्टार्ट होने वाला है, यानी आप वहां जा सकते हैं थोड़े दिनों में ही, तो आप जाकर जरूर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बनाया गया है सन टेंपल, कहाँ? ग्वालियर में। तो अपने आप में, क्योंकि ये न्यूज में रहा है, नया बना है टेंपल, इस वजह से ये न्यूज में है। चलिए बात करते हैं भीलट देव मंदिर। भीलट देव मंदिर कहाँ है? तो ये बड़वानी जिले में है। तो बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में है भीलट देव मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव के वरद पुत्र भीलट की प्रतिमा लगाई गई है। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये भीलट देव मंदिर की है। आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त तरीके से इसे सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बनाया गया है। अब अपने आप में अगर पहाड़ों में कोई मंदिर होता है तो वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, और प्रसिद्ध होने के साथ साथ उसका जो व्यू है, आपको जब जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है ना, बहुत ही जबरदस्त स्थान लगता है वो, इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो भीलट देव कौन है? तो भगवान शिव के भरत पुत्र हैं। इसके अलावा भीलट देव मंदिर कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है बड़वानी, मध्य प्रदेश के बड़वानी के नागलवाड़ी में ये प्रमुख मंदिर स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले टेंपल की। तो अगला टेंपल है खरगोन में। खरगोन में महालक्ष्मी टेंपल, खरगोन में महालक्ष्मी टेंपल स्थित है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, श्री महालक्ष्मी टेंपल कहाँ स्थित है? तो खरगोन में स्थित है। तो ये जो पर्टिकुलर मंदिर है ना, महालक्ष्मी मंदिर, ये 12 टेंपल्स यानी 12 मंदिरों का एक समूह बनाया गया है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। नया मंदिर है। यहाँ पर परमार कालीन शिव मंदिर और जैन मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेंपल की। हमारा जो नेक्स्ट टेंपल है वो है मां अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर में। मां अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? इंदौर में। और ये अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे द्रविड़ शैली से बनाया गया, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था यह प्रसिद्ध मंदिर, लेकिन उसका नई तरीके से लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से भगवान शिव, हनुमान और काल भैरव के मंदिर स्थित है। ये जो पर्टिकुलर टेंपल है ना, ये द्रविड़ शैली से बनाया गया है। अब द्रविड़ शैली क्या है भाई? तो द्रविड़ शैली साउथ में या दक्षिण के मंदिरों में की प्रमुख आर्किटेक्चरल स्टाइल है। दक्षिण
दक्षिण में, यानी दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहां पर, दक्षिण के जितने भी राज्य हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, ऐसे जो राज्य हैं जो कि हमारे भारत के दक्षिण में लोकेट करते हैं, वहां की जो प्रमुख टेम्पल स्टाइल है, टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो कौन सी है? द्रविड़ शैली है। जबकि नॉर्थ में यानी उत्तर में, उत्तर की जो आर्किटेक्चर, मंदिर की आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो कौन सी है? नागरा। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने आप में हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। तो द्रविड़ शैली से प्रभावित होकर ये बनाया गया है। मंदिर की अविश्वसनीयता, वास्तुकला शैली मदुरई के प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर से या मीनाक्षी टेम्पल से प्रभावित है। तो बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर बनाया गया है। मां अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ? इंदौर में। इसके अलावा बात करते हैं, ये न्यूज अपने आप में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि हमारे कुनो नेशनल पार्क कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो 26 जनवरी को और 12 चीते लाए गए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और 12 चीते कहाँ से लाए गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 3.5 महीने से क्वारंटाइन है 12 चीते, और जिन्हें जल्दी भारत लाया जाना है। सिंपल सी बात है। तो कुनो नेशनल पार्क में कुछ और चीते आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में आपको तब तक के लिए इन सारे टेम्पल्स को रिवाइज करना है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या रही है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जवाब आपको मुझे कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में जब भी आप कोई जवाब देते हो तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, इस वजह से आपको जवाब जरूर देना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पूछा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज। अब जो लोग जिनको पता है कि कई लोग जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग सभी लोग, अगर सपोज सेम ही डिस्ट्रिक्ट का किसी और ने जवाब दे दिया तो ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, आप अपना खुद का जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लिखोगे अपने लिए, वो सामने वाला पर्सन लिखेगा अपने लिए। तो आप जब लिखोगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, इस वजह से लिखिएगा जरूर, मेंशन जरूर कीजिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में प्रमुख प्रोडक्ट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज, आपको बताना है इसका सही जवाब, और इसके ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसका जवाब भी आप मुझे कहां बनेंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो उसके बारे में आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, इसके अलावा चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, इन सभी में आप मुझे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का इनमें किसी भी टॉपिक्स में आपको दुविधा आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम में या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इन टॉपिक्स के बारे में हमें नहीं समझ में आया, थोड़ा और डिटेल में आप मुझे बता दीजिए, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको ये हमारा पूरा सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए और हमें ग्रो करने में मदद करता है। हम लोग लगातार एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर रहे हैं आपके लिए ही, इस वजह से हमारे एफर्ट को प्रोत्साहन आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगातार रिवाइज करते रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।